हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमएस पथेरिया पे। और आज हम जो क्लास नंबर 12th है और उसका जो चैप्टर था यूनिट नंबर 3 का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसको हम खत्म कर चुके हैं। और आज का जो चैप्टर होगा वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर होगा। चैप्टर कुछ इस तरह से होगा, कंटेंट कुछ इस तरह से होगा कि आपको जो है प्रत्येक बातें जो आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके हिसाब से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, वो सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। आपका पूरा फोकस अगर लेक्चर के ऊपर होगा। और दूसरी बात, आपको कंप्लीट लेक्चर देखना पड़ेगा। कोई 1 या 2 मिनट से आपको फिजिक्स नहीं सिखा सकता है। और आपको फिर उसके बाद जब कंप्लीट लेक्चर देखोगे तो आपको अंदर से भावनाएं उत्पन्न होंगी कि हमें फिजिक्स आ रही है, उत्पन्न होंगी अंदर से, मन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई यहां फायदा नहीं है, इसलिए हम आगे बात करते हैं। ये बातें मैं बता चुका हूं आपको, अब काम आपका है उसको अच्छे से आत्मसात करना। और जब तक कोई बच्चा आत्मसात नहीं करता है, खुद से उसका रिवीजन नहीं करता है, खुद से कुछ नहीं करता है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ना आपको जो है कोई सब्जेक्ट आएगा, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना बायो, ना मैथ। खुद से आत्मसात कीजिएगा, आपको सारी चीजें आएंगी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बार मैग्नेट, इसके बारे में। बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड। सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टीज और उसकी बातें पता होनी चाहिए, किसकी? बार मैग्नेट की। फिर उसको एज ए सोलेनोइड लेना है इक्विवेलेंट टू। बस क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट की बात करनी है हमें, ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है, उसके जो डेमोस्ट्रेशंस के मेथड हैं उनके अंदर हमें नहीं घुसना है। ये अगले ने कहा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल के कारण, यानी कि आपको पहले भी करवाया था इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये सारी बातें सिमेट्री से आएंगी, इसलिए फिजिक्स इज ए सिमेट्री। फिजिक्स में आपको सिमेट्री आनी चाहिए, यानी कि एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर करो तो दिमाग में भावनाएं उत्पन्न होंगी, प्रसन्न होगा, मन प्रफुल्लित होगा, इस प्रकार। और इसके एक्सिस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसमें भी कहा है केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट आपको करना है, जस्ट फॉर्मूले रन करने हैं और उनके बारे में जानना है, और कुछ आपको नहीं करना है, इतना ही है। तो चलिए, हमारा वही पैटर्न रहता है। सबसे पहले तो हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करते हैं। कोर कंसेप्ट रहेगा, पीवाईक्यू, बेसिक टू एडवांस, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू साथ साथ रहेंगे। ये सारी बातें और ये सारे कंटेंट ऐसा ही नहीं है, बड़ी मेहनत से आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। इसके बाद आपको कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आपको भटकती हुई आत्मा बनने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और जिसके अंदर हम करेंगे बार मैग्नेट के बारे में। इसके पीछे की कहानी पे लेके चलता हूं। अभी अभी हमने पढ़ा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और वहां पे हमने पढ़ा था कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशनशिप है, यानी कि करंट का और मैग्नेट का रिलेशनशिप है, वो तो बहुत साल पहले से, बहुत ही साल पहले से। पर रिसेंट में कुछ 100-200 साल पहले ही हमने इस बात को जो है एक्सपेरिमेंटली कर पाए थे कि इलेक्ट्रिसिटी का और साथ साथ उसके जो मैग्नेट है उनके बीच का कोई रिलेशनशिप होता है। और उसको सबसे पहले स्टैब्लिश किया था उरस्टिड ने, वो बात भी मैंने आपको बताई है। पर अगर हम उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अब हमें क्या पढ़ना? मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ते हैं। तो इस बात के लिए सबसे पहले क्या देखा गया, मैग्नीशिया नाम का एक देश है, उस देश के अंदर कोई भी जो उसका इलाका है, जो बोल सकते हो आप, वहां पे सबसे पहले यह देखा गया कि कोई मैग्नेटिक मैटर, मतलब आयरन, मान के चलिए आयरन, वहां पे ये पाया गया कि मान लिया जाए आप आयरन की बात करते हो, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल्स में आता है जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है, जो हमें आज पता है। उस टाइम जिसने एक्सपेरिमेंट किया था उसको नहीं पता था, ये बातें बिल्कुल नहीं पता था। तो उस मैग्नीशिया नाम के देश में एक और पाई गई, उस और ने इस आयरन को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और उसी के बाद ही उस और का नाम क्या बन गया? मैग्नेटाइट। और ये आया कहां से है? ये उस देश के नाम से आया है, मैग्नीशिया देश था। मैग्नीशिया नाम का वो जगह थी जहां पे ये हुआ। वहां पे जो वो और मिली, उस और ने इस आयरन को क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया, और उसका नाम क्या रख दिया? मैग्नेट रख दिया। तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिज्म का मतलब होता क्या है? मैग्नेटिज्म वो फिनोमिना है जिसके द्वारा कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब मैग्नेटिक मटेरियल में कौन आते हैं? जैसे आयरन हमने ले लिया, कोबाल्ट हमने ले लिया, निकिल हमने ले लिया। तो ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो मैग्नेट की तरफ खींचे चले जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होगा? मैग्नेटिक मटेरियल होगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिज्म एक ऐसा फिनोमिना है। अब हम केवल खाली किसकी बातें कर रहे हैं? मैग्नेटिज्म की। तो मैग्नेटिज्म एक ऐसा फिनोमिना है, ये तो बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म की, इसकी, तो इट इज अ फिनोमिना
बाय विच और अट्रैक्ट, अब ये और में वही आ गया जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो, और अट्रैक्ट अ मैग्नेटिक मटेरियल, और क्या करती है, मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करती है भाई, अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट दी मैग्नेटिक मटेरियल। और इस मैग्नेटिक मटेरियल में ही इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। कौन कौन आते हैं, जैसे हमने आयरन ले लिया, हमने निकिल ले लिया, हमने कोबाल्ट ले लिया, एटसेट्रा, ये सभी आती हैं, इन सभी की बात कर रहा है। तो ये जितनी भी बातें हैं ये सारी जो आपको ऊपर लिखी गई हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। और मैटर कौन होगा ये, और यही तो मैटर है। अपने केमिस्ट्री के अंदर भी इसके बारे में कुछ बातें पढ़ी होंगी। तो आप जल्दी जल्दी बताइए, अंदर से भावनाएं उत्पन्न हो रही है, नहीं हो रही है? और जो जिसको भी जैसी भावनाएं हो कमेंट सेक्शन में उतार दिया करो, आपके लिए वो खाली छोड़ रखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो भी वहां पे। और उसके साथ साथ टेलीग्राम का चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फॉलो कर लीजिए। सारी बातें आपके लिए प्रिपेयर हैं, और खासकर उन बच्चों के लिए भी हैं जो बच्चे हैवी फीस नहीं पे कर सकते। मुझे पता है कुछ बच्चों की कंडीशन ऐसी भी होती है कि वो 1000 रुपये भी पे नहीं कर सकते, 2000 भी पे नहीं कर सकते। तो ये मान के चलिए टोटली उन्हीं के लिए। हो सकता है कि 1-2 दिन उस तरफ चल रहा हो, पर मान के चलिए कि जल्द ही ये पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग सारी बातें चलेंगी। सब आएगा, आपका काम, आपका सिलेबस टाइमली हो जाएगा, ये गारंटी हमारी, हम करवा के रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, टाइमली सब होगा। आपके एग्जाम से पहले कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले आपका सिलेबस होगा, ताकि आप उसका रिविजन अच्छे से कर सकें। और उसके अंदर हम टेस्ट जो है, डीपीपी है, वो सब यहाँ पे आपको सोल्व करवाएंगे, आपको क्वेश्चंस को सोल्व करवाएंगे। इसलिए अगर हम बात करें अब बार मैग्नेट की, एक मैग्नेट की बात करें, और उस बार मैग्नेट की हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। अब मैग्नेट कौन होती है, मैग्नेट वो मैटर है, वो सब्सटेंस है जो किसको अट्रैक्ट करता है, प्रत्येक मैग्नेटिक मटेरियल को। जो प्रत्येक मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। अगर हम इसके बाद कुछ बातें करें इस मैग्नेट के बारे में, ये डेफिनेशन है, आपको बता दी, आप लिख लो, जनरल बात है मैग्नेट की। द मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेट। और इस पूरे फिनोमिना को, अट्रैक्शन के इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिज्म। 2 बातें बताई, क्या बातें बताई, मैग्नेट क्या है, जो प्रत्येक मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड देमसेल्व्स, and the whole phenomena of attraction of a magnetic material toward a magnet is called magnetism। इस पूरे फिनोमिना का नाम क्या है, मैग्नेटिज्म है। अब बात करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, इस मैग्नेटिज्म की कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। और उसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है, इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटेरियल। ये प्रॉपर्टी में भी आएगी, और मैग्नेटिक मटेरियल के नाम मैं ऊपर दे चुका हूं, वही नाम है। इन सब को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे भाई। मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, यानी कि आपने एक धागा बांध दिया और धागे के बाद उसको फ्रीली क्या कर दिया, आपने सस्पेंड कर दिया। जब उस मैग्नेट को, जैसे कि ये मैग्नेट होती, मैं यहां बीच से धागा बांध के और इसको फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर देता, तो आपको ये पता चलेगा कि ये आखिरी में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ठहर जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीली सस्पेंड, इफ फ्रीली सस्पेंड द मैग्नेट, अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें तो इट स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आगे क्या कर देती है, ठहर जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मान लिया जाए आपके पास ये एक मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है भाई, ठीक है। ये कॉमनली यूज, मोस्टली कॉमनली यूज मैग्नेट है, बार मैग्नेट एक रोड की तरह होती है। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज मैग्नेट है, उसको हम क्या कहते हैं, बार मैग्नेट कहते हैं। इस तरह की होती है जो आपके सामने दिखाया गया। इसका एक जो पॉइंट है ये रहा, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ, और दूसरा पॉइंट जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहेंगे, साउथ कहेंगे। 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इस तरह से अगर हमने इस पूरे को फ्रीली सस्पेंड कर रखा है, फ्रीली सस्पेंड ऐसे कर रखा है, तो ये इस डायरेक्शन में आके ठहर जाएंगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन।
अगर आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट, अब ये जो ए और बी आपको एक्सिस दिखाई दे रहा है, ये एक्सियल एक्सिस है भैया, ये सारे एक्सिस आपको याद होनी चाहिए, ये एक्सियल एक्सिस है। और जो एक एक्सिस यहां से पास होगा, जो येलो लाइन से अभी दिखा रहा हूं, इसको कहते हैं इक्विटोरियल एक्सिस, यानी कि उसके परपेंडिकुलर, उसको कहते हैं हम इक्विटोरियल एक्सिस। और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल एक्सिस, इसको कहते हैं इक्विटोरियल एक्सिस। और ये फ्रीली सस्पेंड था, तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, और इसलिए इस तरफ ये कौन होगा, जियोग्राफिक नॉर्थ होगा, और इस तरफ कौन होगा, जियोग्राफिक साउथ होगा। ये जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ का मतलब क्या हो गया, ये अर्थ के हैं, जो हमारी अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है, जहां पे अर्थ का नॉर्थ ये रहा और साउथ का अर्थ का साउथ ये रहा। और जो नॉर्थ और साउथ सीधा लिखता हूं, इसका मतलब होता है ये मैग्नेट के हैं। जब भी आपको जियोग्राफिक वर्ड लगा मिले तो समझ जाना वो किसके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, वो अर्थ के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया भाई। तो ये जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ आपको कहीं दिखाई दे तो उसका मतलब आप समझ जाना ये अर्थ के हैं, और नॉर्थ और साउथ आपको दिखाई दे तो वो मैग्नेट के हैं। इस तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की कुछ खास बातें और भी हैं, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, कुछ आपको इस तरह से, ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट क्या होती है, कॉमनली यूज्ड मैग्नेट है, एक रोड शेप्ड मैग्नेट होती है, जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। अब मैं इस पोल को और इस पोल को, ये पोल्स हैं भाई, इनको पोल बोला जाता है। जो बातें बता रहा हूं उसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ये जो पोल है, इस पोल को आप साउथ पोल कह दो, और इस पोल को आप क्या कह दो, नॉर्थ पोल कह दो। ठीक है। अब एक बच्चा कहेगा जी आपने इसको नॉर्थ बोला, इसको साउथ, वो आपकी मर्जी, आप किसी को साउथ बोलो किसी को नॉर्थ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे दोनों एक ही बातें। ठीक है। इसके बाद आपको दो बातें यहां पे भली बातें दिखाई देंगी, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। पहली बात तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ये दूरी, यानी कि एक पोल से दूसरे पोल की बीच की दूरी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल के बीच की दूरी, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं भैया। इसका जो नाम होता है, ये जो आपको दिखाई गई है, इसका नाम होता है मैग्नेटिक लेंथ। याद रखना भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई बार बन के आ जाते हैं। इसको कहते हैं भैया मैग्नेटिक लेंथ, इस प्रकार से। और एक दूरी आपको यहां से लेकर के यहां तक दिखाई देगी, यहां तक, ये वाली, इसको कहते हैं हम, ये तो मैग्नेटिक लेंथ थी क्योंकि ये मैग्नेट के लिए यूज हो रही थी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और दूसरी जो लेंथ होती है उसको कहते हैं जियोमेट्रिक लेंथ। ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम होगा जियोमेट्रिक लेंथ। दो तरह की लेंथ आपको यहां पे दिखाई गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। दो तरह की लेंथ, पहले तो आपको दिखाई गई है मैग्नेटिक लेंथ, और मैग्नेटिक लेंथ हमेशा किसके बीच होती है, दोनों पोल्स के बीच। एक पोल ये रहा, दूसरा पोल ये रहा। और दूसरी होती है जियोग्राफिक लेंथ, जो कंप्लीट मैग्नेट की होती है, उसको कहते हैं। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैग्नेटिक लेंथ जियोग्राफिकल लेंथ से छोटी होती है, बड़ी नहीं होती, उससे क्या होती है, छोटी होती है। तो यानी कि जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम मैग्नेटिक लेंथ या कहीं लेंथ की बात करते हैं, तो जनरली हम मैग्नेटिक लेंथ लेते हैं, जियोग्राफिकल लेंथ नहीं लेते। ये जो आपको साउथ पोल दिखाई दे रहा है, इसके खुद के पास अपनी खुद की पोल स्ट्रेंथ होती है, जिसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार नॉर्थ के पास भी खुद की पोल स्ट्रेंथ हो जाती है, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ भी m, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ भी m, दोनों को, पर दोनों की उल्टी जो है पोलैरिटी होती है, जैसे कि चार्ज में होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, पर दोनों का नेचर क्या है, एक दूसरे से उल्टा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। इसी प्रकार साउथ की भी जो है पोल स्ट्रेंथ m है, नॉर्थ की भी पोल स्ट्रेंथ m है, पर दोनों का नेचर क्या है, उल्टा है। अब यहां पे जैसे वहां आप चार्ज को Q से लिखते थे, अब सिमेट्री से बताता हूं, वहां आप लिखते थे क्या, चार्ज, और चार्ज को बोल देते थे जी या तो वो प्लस Q होगा या वो माइनस Q होगा, ऐसे। यहां पे आपको बोला जाएगा पोल स्ट्रेंथ, चार्ज की जगह कौन आ जाएगा, कौन ले लेगा, पोल स्ट्रेंथ ले लेगा, और इस पोल स्ट्रेंथ को लिखा जाता है स्मॉल m से, इस प्रकार। तो चार्ज की जगह जो है यहां पे कौन आ जाता है, पोल स्ट्रेंथ आ जाता है। जहां जहां उस फार्मूले में चार्ज लिया गया था,
वहां वहां आपको पोल स्ट्रेंथ का यूज करना है, इस बात को याद रखना। साथ साथ मैं आपको सिमेट्रिकल बातें भी बता रहा हूं कि कौन सी बात कहां कैसे लागू हो रही है। अगली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी की। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी कहती है कि लाइक जो पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये बिल्कुल वही चार्ज वाली बात है, अलग बात नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये सारी बातें मैं लिखवा रहा हूं, इसीलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये छोटी छोटी बातें, इसे चार्ज को पोल स्ट्रेंथ से कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है, जियोमेट्रिक लेंथ क्या होती है। अगर आप इन बातों को पता है तो जैसे ही न्यूमेरिकल में इन बातों का यूज होगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कौन सी बात या क्या क्या ये बोल रहा है, सारी बातें आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको ये सारी बातें मैं एक ही पॉइंट में, एक ही लेक्चर में बेसिक के साथ सारी बातें कवर कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में, इसलिए। अब चौथी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टी ही है, बिल्कुल वैसे। कौन सी? वही जो आपने पढ़ी थी कुलाम्ब्स लॉ में, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो मैग्नेटिक फोर्स है भाई अभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ and inversely proportional to square of distance between them. Distance between them, square of distance between them। कहने का मतलब आपको अगर एक मैग्नेट दिखाई गई है, ये मैग्नेट रहा, इस मैग्नेट का ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ को तो हम किससे लिखेंगे? m से ही लिखेंगे। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये वाली, जिसको मैग्नेटिक दूरी कहा था हमने, मैग्नेटिक लेंथ कहा था, उसको क्या बोल दिया? L बोल दिया, इस प्रकार से। तो यहां पे हमारा जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट के m इंटू एम के, एंड इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा? 1/r स्क्वायर। ये वैसी ही बातें जो कुलाम्ब्स लॉ में आपको पढ़ाई थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वो सारी बातें, वैसी ही बातें आपको यहां बताई जा रही है, कोई अलग बात आपको यहां नहीं बताई गई। दोनों को कंबाइन करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू में m बटे में r का स्क्वायर हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओ तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट यहां k है, डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर। इस k की वैल्यू आपको भली बात ही पता है, आपको बता भी रखी है, दैट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई। यूनिट नंबर 3 के स्टार्टिंग में ये सारे बातें, इससे पहले वाला जो चैप्टर था इसी यूनिट का उसमें बता चुका हूं। इसलिए आपका फोर्स का फार्मूला हो गया दैट इज k इंटू एम डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर। और बहुत सारे महारथी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दैट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई इंटू में m डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर। इस प्रकार से बोलिए, अंदर से ओतप्रोत हो रहे नहीं हो रहे? बताइए, अंदर से भावनाएं पैदा हो रही नहीं हो रही? सारे बच्चे एक साथ जैसे ही पढ़ते हो तो उसके बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, मुझे पता चलेगा। तो इसलिए शेयर भी जरूरी है, सब्सक्राइब भी जरूरी है, ताकि दूसरे बच्चों तक ये जा सके। इसलिए तो ये हमारा क्या हो गया? फोर्स हो गया, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू एम डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर, दैट इज द फोर्स। ये हमारा एक फोर्स है जो हमने इस साउथ और नॉर्थ पोल में पोल स्ट्रेंथ के कारण आया है। और ये वैसा ही फोर्स है जैसे वहां पढ़ा था, k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर। अगर मैं आपको सिमिलरिटी बनाऊं तो देख लीजिए, बिल्कुल k इंटू में Q1 इंटू में Q2 डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर। ये कुलाम्ब्स फोर्स था, तो k का काम k कर रहा है। Q1 अभी अभी मैंने कहा था कि चार्ज की जगह हमेशा क्या लेंगे? पोल स्ट्रेंथ। चार्ज की जगह जिसको हम क्या लिखेंगे? m से लिखेंगे, तो यहां पर ले लिया हमने m। दूसरा Q2 उसकी जगह भी m, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर तो बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। तो बिल्कुल सिमिलर बातें चल रही हैं, बिल्कुल एक भी उल्टी पुल्टी बातें नहीं चल रही हैं। ये आपको बहुत फायदा देगा कि दोनों बातें जो हैं वो बिल्कुल क्या है?
सिमिलर चल रही हैं। तो इस बात का आपको फायदा, उस बात का फायदा उठाइए। तो बिल्कुल सिमिट्री चल रही है, और मैंने पहले ही कहा था कि फिजिक्स जो है, बहुत सारी फिजिक्स सिमिट्री से चलती है, इसलिए आपको सिमिट्री आनी जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहेगा? पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इस बात का मतलब क्या है, समझ लीजिए। समझने का मतलब यह है कि मान लिया जाए आपके पास एक ये मैग्नेट है, इसके पास एक पोल साउथ होगा और दूसरा पोल नॉर्थ होगा। ठीक है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या कहते थे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। हम अलग से पॉजिटिव ले लेते, भाई ये केवल पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज है ही नहीं यहां पे। अलग से हम नेगेटिव चार्ज ले लेते, ऐसा कर लेते थे कि पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, वहां हो जाता था। पर यहां नहीं होता। साउथ पोल होगा तो वहां नॉर्थ भी जरूर होगा, जहां नॉर्थ पोल होगा वहां साउथ भी होगा। हमेशा मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहोगे सर इसको काट दो, बीच में से हो जाएगा। जैसे ही आप इसके काट के दो बना दोगे, ऐसे इस प्रकार से ये दो बना दिए, तो ये साउथ था तो ये नॉर्थ बन जाएगा, और ये साउथ और ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। ये नई मैग्नेट बन जाएगी, ये साउथ ये नॉर्थ, क्योंकि यहां पे नॉर्थ की जरूरत है, यहां साउथ की जरूरत है, इस प्रकार। तो ये नई मैग्नेट बन गई इसी के ऐसे कट करने के बाद। फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा एक साथ। आप इसको और कट कर दो, आप और कट कर दो, चाहे आप इसको कितना भी कट करते रहो, कितना भी कट करते रहो आप इसको, लास्ट में जब आप कट करके 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 लास्ट में क्या बचेगा, एक एटम बचेगा। क्योंकि एटम से मिलकर ही तो सब्सटेंस बना। मान ले कॉपर है तो कॉपर का सब्सटेंस कैसे बना, कॉपर के एटम से। आयरन है तो आयरन के एक एक एटम ने जोड़ के पूरा मटेरियल बना दिया, ऐसे ही तो बना होगा। आयरन का एटम, दूसरा एटम, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों ऐसे एटम जुड़े और एक सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर दी। अगर लास्ट में वो एटम है तो उस एटम में सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, करंट की फॉर्मेशन करेंगे। ये आपको पहले से ही बताया गया है। जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं तो करंट आता है, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होते हैं तो करंट नहीं आता। अब ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो यहां करंट आ गया, और करंट जहां होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये किसने बताया था, उरस्टिड ने। इससे इसी चैप्टर के इसी यूनिट के पहले बात में कि जहां पे भी इलेक्ट्रॉन चलेंगे वहां करंट होगा, और जहां करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस बात का प्रूफ भी उसने दिया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, अगर मैं आपको दिखाऊं, कुछ ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई देगी, जैसे कि आपको रिंग के लिए मैं दिखा रहा हूं। जैसे कि ये बैंगल हमारे पास है, ये रिंग है, यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ऊपर वाला ये वाला फेस है इस रिंग का, तो ये एक पोल का काम करेगा, और ये जो पीछे वाला फेस है इसका, ये दूसरे पोल का काम करेगा। तो एक साउथ पोल बन जाएगा, एक नॉर्थ पोल बन जाएगा। किसी को याद नहीं है तो याद कीजिए, जिसने लगातार लेक्चर देखे पीछे वाली सीरीज, तो मैंने कहा था कि मैग्नेटिक डायपोल को माना था करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, और वो इससे पहले वाले चैप्टर में टॉपिक करवा चुका हूं कि करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। वहां पे मैंने दिखाया था कि करंट जो किसी लूप के अंदर करंट जा रहा है तो उसका एक पोल नॉर्थ का काम करता है, दूसरा पोल साउथ का काम करता है, और वो खुद क्या बन जाती है, मैग्नेट। इसलिए हम कहते हैं कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आप जितना कट करने की कोशिश करोगे तो लास्ट में एटम से बचेगा। जब एटम बचेगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा। अब इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहा है तो उसके कारण करंट होगा, करंट के कारण कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कौन होगा, डाइपोल वहां पे एग्जिस्ट करेगा। इस प्रकार ये इसकी पांचवी प्रॉपर्टी थी, याद रखना। अब बात करते हैं हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी की। इसके सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी, इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंडक्टिव प्रॉपर्टी का कहना है कि अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मान लिया जाए आपके पास एक मैग्नेट है, ये मेरे पास एक मैग्नेट है। अगर मैं इस मैग्नेट के पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस ले आऊं, जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट, यहां पे ले आया और उनको यहां रख के छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि ये खुद भी मैग्नेट बन जाते हैं, और उसके अंदर मैग्नेट पैदा करने का काम किसने किया है? इस मैग्नेट ने। यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इसके पास एक मैग्नेट लेके आके रख दो,
तो वो जो सब्सटेंस है वो खुद ब खुद क्या बन जाते हैं, मैग्नेट। क्यों बनते हैं? क्योंकि इस मैग्नेट ने उनके अंदर क्या पैदा किया है, मैग्नेटिज्म पैदा किया है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, इफ वी प्लेस अ मैग्नेट नियर मैग्नेटिक सब्सटेंस, अब मैग्नेटिक सब्सटेंस से आप समझिए मैं किस किस की बातें कर रहा हूं, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इन सब की। देन मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन मैग्नेटिक सब्सटेंस, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और याद रखना, इस इंडक्टिव प्रॉपर्टी को क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है या 2 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है कि इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है या इंडक्टिव प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखनी है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 यहां लिख देता हूं, ऊपर इसके ये स्पेस है, इसमें मैं इसका जो है बखान कर देता हूं। और मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि अगर जो बच्चा बिल्कुल ध्यान से देख रहा होगा तो वो महसूस करेगा अपने अंदर चेंजेस को, आत्मसात होंगी चीजें, ऐसा लगेगा कि कुछ बाहर से एंटर हो रहा अंदर की तरफ, वो सारी बातें लगेंगी। लास्ट है रिपल्सन इज ए श्योरेस्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के लिए श्योरेस्ट टेस्ट जो होता है ना, वो रिपल्सन होता है भाई, अट्रैक्शन नहीं होता। रिपल्सन इज ए श्योरेस्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, याद रखना। ये सारी वो बातें एमसीक्यूज के रूप में कहीं ना कहीं आई हुई है। मैं ऐसे ही कोई बात आपके सामने प्रस्तुत नहीं करता, मैं प्रत्येक बात को इस तरह से आपके सामने लेके आता हूं ताकि आपको ये पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया हुआ। क्योंकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहां प्रोफेसर तो बनना नहीं। मान लीजिए कोई बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई बच्चा आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो अगर आपको ये लगता है कि जी बहुत सारा सिलेबस करा दो, जो आउट है वो भी करवा दो, उससे फायदा ही क्या। आपको वो चीजें जाननी है जो आपके सिलेबस में है, जिससे आपका एडमिशन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। वो सेटोस्कोप जो गलों में होता है, व्हाइट जो कोट होता है, वो ऐसे ही नहीं आता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने हौसलों को उड़ान देनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है और स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। तो वही हम करने जा रहे हैं। अब इसका इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिज्म का श्योरेस्ट टेस्ट है वो रिपल्सन है, इसने ये बताया। अगर आप एक फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट कर दो, मान लिया जाए आपके पास ये मैग्नेट है और आपको पता है ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। अब आप क्या कीजिए, एक दूसरी मैग्नेट लेके आइए जिसका हमें नहीं पता अभी वो कौन सा साउथ है और कौन सा नॉर्थ है। अभी हमें नहीं पता है इसमें से कौन सा साउथ है और कौन सा नॉर्थ है, बस हमारे पास क्या हो गई, एक मैग्नेट आ गई। और उस मैग्नेट के अंदर उन्होंने केवल एक ही बात कही है, केवल उन्होंने एक ही बात बोल दी कि इसके पास जो है ये पूरी जो मैग्नेट है। तो अब हम इस बात को प्रूव करने जा रहे हैं। मान लिया जाए आपके पास ये साउथ और नॉर्थ के साथ एक मैग्नेट है, ये आपको पता है। आपके पास ये एक आयरन का मटेरियल है और एक मैग्नेट है, दूसरी ये मैग्नेट है। अभी आपको नहीं पता इसमें से कौन सी मैग्नेट है, कौन सा आयरन का पीस है, बस आपको इतना दिया गया, आपको इतना दे दिया। अभी आपको नहीं बताएगा इनमें से कौन सा आयरन का पीस है और कौन सा मैग्नेट है, बस आपको एक चीज दी है। पहले आपके साथ साउथ और नॉर्थ के साथ एक मैग्नेट है, ये आपको पता है, ये आपको पहले से पता है। अब इन दो में से कौन आयरन है, कौन मैग्नेट है, ये आपको नहीं पता। तो आप क्या करोगे, पहले इसको इसके नजदीक लेके जाओगे। कैसे लेके जाओगे, पहले इसके इस एंड को इसके नजदीक लेके गए तो आपको क्या मिला, मान लीजिए अट्रैक्शन मिला। फिर इसी एंड को आपको इसके नजदीक लेके जाना है तो आपको फिर से अट्रैक्शन मिला। तो ये जब दोनों तरफ से अट्रैक्शन मिल रहा है, फिर आपने क्या किया, इस एंड को इस तरफ लेके गए तो भी आपको अट्रैक्शन मिला, इस एंड को इस तरफ ले गए तो भी अट्रैक्शन मिला। तो ये अट्रैक्शन हो कब सकता है, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब आपके पास वहां पे मैग्नेट ना होकर के मैग्नेटिक सब्सटेंस हो। अगर ये मैग्नेट होती, मान ली ये मैग्नेट होती, इसका ये साउथ पोल होता, ये नॉर्थ पोल होता, अभी हमें नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूं। तो जब मैं इस साउथ पोल को इसके पास लेके जाऊंगा तो रिपल्सन मिलता। अगर हमें यार रिपल्सन मिल रहा है, इसके साथ तो हमें कहीं रिपल्सन मिला ही नहीं, इसके साथ तो हमेशा ही अट्रैक्शन मिला, इसलिए मैग्नेटिक मटेरियल है। और इस साउथ को साउथ के पास लेके जाता तो रिपल्सन मिलता, नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके जाता तो रिपल्सन मिलता। इसलिए कहा कि रिपल्सन इज अ श्योरेस्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। अट्रैक्शन तो ये और किसी चीज को भी कर लेगा, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस नजदीक लेके आओगे तो अट्रैक्शन करेगा, बट रिपल्सन कहां होगा, रिपल्सन केवल वही होगा जहां सेम पोल एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो रिपल्सन नहीं होता। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये श्योरेस्ट टेस्ट है मैग्नेटिज्म का। ऐसे ही रिपल्सन इज ए श्योरेस्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन का।
पहली यूनिट में भी ये बात बताई थी आपको और यहां भी ये बात मैं आपको बता रहा हूं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बनाना शुरू कर दिया, एलॉयज का यूज करके, आयरन का यूज करके, सभी का यूज करके बनाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आगे वाले बात में। तो ये पूरी इसके बारे में प्रॉपर्टीज थी। अब देखिए भाई आगे, ए बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड। अब हमें क्या करना है, एक बार मैग्नेट है उसको किसके इक्विवेलेंट बताना है, सोलेनोइड के। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो एक बार मैग्नेट होता है वो सोलेनोइड की तरह काम करता है। और साथ में लिख दिया क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, यानी कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल आपको समझाना है कि एक बार मैग्नेट सोलेनोइड की तरह होती है। देखिए इसको समझाने के लिए, हालांकि इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि इससे जब भी क्वेश्चन आता है तो वो इसके डेरिवेशन पे आता। अब डेरिवेशन सिलेबस में है नहीं, क्योंकि इसने डेमोन्स्ट्रेशन को हटा के केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट दे दिया। तो कहता क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, ये रही, और ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। हम एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम दैट अ बार मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ large number of current carrying loop। इस प्रकार से हमने ये एजुम्पशन मान लिया, ये मान के चले कि जो हमारी बार मैग्नेट है वो किसकी तरह है, लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरिंग लूप है, कुछ इस तरह से। और यही तो सोलेनोइड होती है, यही तो सोलेनोइड होती है। एक में यहां से करंट एंटर करेगा और यहां से करंट क्या करेगा, बाहर आएगा। ठीक है, और आपको पता होगा इस बात का, जब भी किसी वायर में से करंट पास किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है, और उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये किसने बताया था, उरस्टेड ने। उसी प्रकार सोलेनोइड के अंदर जब हमने करंट पास किया तो ये भी मैग्नेट बन गया, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है आपको बताया भी था, दैट इज म्यू नॉट एन इनटू आई। आपको ये निकलवा के दिखाया था पहले, इससे पहले वाले चैप्टर में। इसके पास इतना मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो कहता है कि ये जो मैग्नेट है ऊपर वाली बार, इसको ऐसे मान के चलो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे करंट कैरिंग लूप से बनी हुई है। ये क्वालिटेटिव बारे में बातें कर रहे हैं, जो क्वालिटेटिव बातें इस प्रकार से बन रही। अगर मैं इस मैग्नेट को अब कट कर दूं, मान ले 2 हिस्सों में कट कर दिया, इस प्रकार से ये बना दिए 2 हिस्से, तो इसी प्रकार ये भी यहां से हमने कट किया, तो इसी प्रकार ये भी कट हो जाएगी। आप ऐसे ही इसको भी कट कर सकते हो। किसको कट कर सकते हो, सोलेनोइड को। देखिए बिल्कुल ऐसे ही जब आप इस सोलेनोइड को भी कट कर दोगे तो ये भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर शो करना शुरू कर देगी। कैसा, देखिए जरा ध्यान से, ये भी कुछ ऐसे ही बन जाएगी। देखिए ये बन गई, फिर एक नया बन गया, ये बन गया। अब इसके अंदर से करंट आई, यहां से निकल गया, इसके अंदर से करंट आई, यहां से निकल गया। जैसे ही मैंने इसको कट किया है, जैसे मैंने इसको कट किया तो ये साउथ था, ये नॉर्थ था। ये कौन था, नॉर्थ, तो यहां किसकी जरूरत है, साउथ की है। इसी प्रकार ये साउथ था और ये कौन था, नॉर्थ था। कट करने के बाद ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ऐसे ही बन रही है। यानी कि जैसे ही मैग्नेट को कट करके 2 मैग्नेट बनी है, वैसे ही सोलेनोइड को कट करके 2 सोलेनोइड बन सकती है। तो इसका मतलब जो हमारी बार मैग्नेट है वो किसकी तरह बिहेव करती है, सोलेनोइड की तरह बिहेव करती है, एग्जैक्टली सोलेनोइड की तरह बिहेव करती है। जब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं, और उस एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जब हम एक लूप लेते हैं, एक लूप की बात करते हैं, और उस एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम, तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड आपको किसकी तरह बिहेवियर होता है, इस सोलेनोइड का बार मैग्नेट की तरह, बिल्कुल सेम एज इट इज बार मैग्नेट की तरह, दैट इज 2km डिवाइडेड बाय में dq, इस तरह का। तो बिल्कुल ये वही बातें हैं, बिल्कुल वो सेम बातें हैं जो आप पढ़ के आए हो, और वो बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो बार मैग्नेट है वो किसकी तरह बिहेव करता है, सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है। जैसा कि सोलेनोइड का काम होता है उसी तरह ये बिहेवियर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बार मैग्नेट है वो सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है। और ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा होगा, तो याद कीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उस पे, एक्सियल पे, दैट इज 2kp डिवाइडेड बाय में r3, ये निकाला था, आपको याद हो तो। इसी की सिमिलरिटी बना के यहां लिख दिया कि इस मैग्नेट के एक्सिस के ऊपर, इस मैग्नेट के एक्सिस के ऊपर एक जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो इतना आएगा,
और जब हमने इस पूरी डेमोस्ट्रेशन को सोल्व किया, पहले ये डेमोस्ट्रेशन सिलेबस में होती थी, पूरा मैथमेटिकल पोर्शन होता था, इसको डिराइव करते थे, तो हमें पता चला कि ये बार मैग्नेट है, बिल्कुल इक्विवेलेंट टू क्या है, सोलेनोइड है। अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं। देखिए, मान लिया जाए मैं केवल ये 2 लूप ले रहा हूं, अब करंट यहां से एंटर कर रहा है, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पास स्पाइरल्स हैं, ऐसे स्पाइरल्स हैं, मैं यहां खड़ा हूं। जब मैं यहां खड़ा हूं तो मैं यहां खड़ा होकर देखता हूं तो इसमें करंट कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ऐसे जाने का मतलब कैसा हो गया, ऐसा करंट कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। करंट कैसा हो गया, क्लॉकवाइज होगा। और जब ये यहां से जाता हुआ निकलता है बाहर, यहां से निकलता है बाहर, तो मुझे कैसा दिखाई, देखो इस लूप में जब मैं इधर खड़ा होकर देखूंगा तो कैसा दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं इधर खड़ा होकर देखता हूं तो ये करंट कैसा, क्लॉकवाइज, और इधर से देखता हूं तो ये करंट कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो क्लॉकवाइज वाला है, यहां पे कौन सा पोल अपीयर हो जाएगा, साउथ। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जहां क्लॉकवाइज करंट होता है वहां साउथ पोल अपीयर होता है, और जहां एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है वहां कौन अपीयर होता है, नॉर्थ पोल। तो ये एक तो साउथ बन गया, एक नॉर्थ बन गया। तो ऐसे ही मैग्नेट में भी क्या होता है, एक साउथ एक नॉर्थ। इसलिए क्या है, हमें सिर्फ ये बातें लिखनी है कि वी अश्यूम दैट ए बार मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, इस तरह से। फिर ये आपको डायग्राम बना के दिखाना है और आपको बताना है कि जब हम इसकी डेमोस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो इसके बराबर है। तो इन बातों से प्रूव होता है क्वालिटेटिवली कि जो बार मैग्नेट है वो बिल्कुल एज ए सोलेनोइड है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी सोलेनोइड की है वही प्रॉपर्टी बार मैग्नेट की है, इसलिए ऐसा बोला गया। तो ये छोटी सी बात आपको करनी थी, ज्यादा बड़ी बात आपको नहीं करनी थी। चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल की। इन्हीं बीच एक टॉपिक आ गया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल का। देखिए क्या होता है। अब ये बिल्कुल सिमिलरिटी से चलाऊंगा भाई, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सिमिलर से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम। याद रखिए, पहले सबसे पहले आपको लिया था एक पॉजिटिव चार्ज, आपको दिया था एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच दी थी दूरी 2l। तो क्या कहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल बता रहा हूं पहले, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ दूरी से सेपरेट कर दिए जाएं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब सिमिलरली व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज था उसकी जगह यहां पे क्या हो जाएगा, पोल हो जाएंगे, बस, और कोई फर्क नहीं है, बाकी बातें सारी सेम है। तो हम यहां लिखेंगे टू इक्वल एंड अपोजिट पोल आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के द्वारा, इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। जैसे वहां हमने कहा था कि प्रत्येक डाइपोल के पास उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। यानी कि इस मैग्नेटिक डाइपोल के पास कितना डाइपोल मूवमेंट आया तो उसको तो मेजर भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रत्येक डाइपोल होता है उस प्रत्येक डाइपोल के पास खुद का डाइपोल मूवमेंट होता है, और उस डाइपोल मूवमेंट को मेजर करने का मेथड क्या होता है, उसको मेजर करने का मेथड होता है, वहां हमने क्या कहा था, आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी प्रकार आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस लेंगे उस डिस्टेंस को हम यहां भी 2l मानेंगे, जैसे वहां भी क्या माना था, 2l माना था। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहां पे एवरी डाइपोल हैव अ डाइपोल मूवमेंट which is called strength of dipole, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, strength of dipole भी होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, strength of dipole भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है तो इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं भाई, और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था तो उसको स्मॉल एम से दिखाया था, याद रखना। इसको हम किससे दिखाएंगे, कैपिटल एम से दिखाएंगे। ये कैपिटल एम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या कहेंगे, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ
आइदर पोल स्ट्रेंथ, इन दोनों में से कोई भी पोल स्ट्रेंथ ले लीजिए, चाहे आप साउथ की ले लीजिए चाहे आप नॉर्थ की ले लीजिए, आपकी मर्जी, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। और इस कैपिटल एम को हम लिखेंगे, पोल स्ट्रेंथ होगी एम और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई भैया, 2l हो गई है, तो हम इसको लिखेंगे दैट इज m इंटू 2l। चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दूं, वेक्टर, तो हम कहेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, ये भैया वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात, वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ खास बात क्या, इसकी डायरेक्शन, क्योंकि जहां भी वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी वहां डायरेक्शन भी आएगी, वहां पे डायरेक्शन भी आएगी। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ये सारी सिमिलरिटी चल रही है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था वही मैग्नेटिक डाइपोल है, और कुछ नहीं है, सारी बातें वही हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वहां होती है साउथ से लेके नॉर्थ तक, याद रखना भाई, साउथ से लेके नॉर्थ तक इसकी डायरेक्शन होती है। वहां क्या होती थी, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक, इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या होती थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू तक, और यहां क्या हो जाएगा, साउथ से लेके नॉर्थ तक। इसका मतलब माइनस क्यू का काम, नेगेटिव चार्ज का काम साउथ कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज का काम कौन कर रहा है, नॉर्थ कर रहा है, इस प्रकार। तो ये साउथ से लेके नॉर्थ तक होगा, ये नेगेटिव का, और ये किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव का। जैसे वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल की माइनस क्यू से प्लस क्यू थी, यहां साउथ से लेके नॉर्थ तक होगी, यानी कि डायरेक्शन जो होगी वो साउथ से लेके नॉर्थ तक, ये हो जाएगी एम की डायरेक्शन, इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल, फिर इसके बाद डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उस वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो स्ट्रेंथ है वो इसके बराबर होता है। ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, समझा। अब इसकी यूनिट, मैग्नेटिक डाइपोल की यूनिट, अब इसकी यूनिट करने के लिए आपको पहले ही बताया था दैट इज I इंटू ए, ये फार्मूला भी होता है। आप कहोगे जी ये फार्मूला कहां से आया, ये फार्मूला आपको इससे पहले ही जो चैप्टर मैंने करवाया था वहां करवा रखा है, उस चैप्टर को जाके देखिए, मैं लिंक भी डालता हूं पूरी प्लेलिस्ट का, तो आपको जाके पता चलेगा कि वहां ये फार्मूला करवा रखा है। यहां करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर, और एरिया जो है इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, इस प्रकार। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट भी हो जाएगी दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब कई बार क्या कहते हैं जी इस पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बता दो, जो आपने पोल स्ट्रेंथ ले रखी है, इसको पजल करके डालते हैं, क्योंकि आपको इसकी तो पता चल गई कि ये मैग्नेटिक मोमेंट है, यहां से आपने यूनिट निकाल ली, यहां से नहीं आएगी वो इसकी यूनिट, याद रखना। इसकी यूनिट कहां से निकालनी है वो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालनी है, इस फार्मूले से निकलेगी जो करंट कैरिंग लूप डाइपोल का काम कर रहा है, यहां से आती है इसकी यूनिट आसानी से। अब देखो एम की यूनिट क्या होगी हमारे पास, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और हमें किसकी निकालनी है, स्मॉल एम की, यानी कि इसकी, गुणा में क्या हो जाएगा 2l, 2l इज ए डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। तो 1 मीटर से ये मीटर जाएगा, तो एम्पियर मीटर, बीच में आइफन लगा दिया, तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ की। ये दो हो गए, इसको पजल मत होना भाई, मैं लिख देता हूं पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ लिख देता हूं, दैट इज m इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ, ऐसे लिख दिया मैं। तो याद रखना भाई, ये जो वाला m है आप मेंशन कर ले अपनी अभी कॉपी में, क्योंकि बाद में भूल जाओगे। ये वाला m मीटर है, मीटर है, मीटर, और ये वाला m पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पियर मीटर, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, दो अलग अलग बातें बताई। ये सारी बातें पूछी गई है किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत है। एम्पियर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बट एम्पियर मीटर इज अ यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, इसलिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अब बात आती है इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, अब उनकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं, सबसे पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं, कुछ यहां पे देख लेते हैं, इसको बाद में देख लेंगे, एक बार मैं यहां पे आपके न्यूमेरिकल करवा देता हूं, एक दो जो आपसे पूछे जाएंगे, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करवाते हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि मान लिया जाए आपके पास ये एक मैग्नेट है, इसका ये पोल साउथ है और इसका ये पोल कैसा है, नॉर्थ है। इस प्रकार होगा, एक साउथ पोल के साथ होगा तो एक नॉर्थ पोल के साथ होगा। तो ये आपके क्या हो गए, दो पोल हो गए, एक साउथ पोल और दूसरा हो गया आपका नॉर्थ पोल, इस प्रकार से। ठीक है भैया, अब साउथ और नॉर्थ पोल है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहला केस इसको कट कर दिया, ऐसे ऐसे कट कर दिया, यह है कटिंग एक्सिस जहां से कट किया।
जैसे ही आपको इस तरह से कट करते हो तो इसकी लेंथ में तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपको अभी अभी फार्मूला क्या था, m इज इक्वल टू में m गुणा में डिस्टेंस। दैट इज m मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। इस प्रकार से हो गया। तो आपको यहां क्या देखने को मिलेगा, आपको यहां पता चलेगा कि इसकी जो लेंथ है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने अलोंग द एक्सिस कट कर दिया, तो इसकी लेंथ तो 2l ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सेम है, सेम है। जैसे ही आप इसको ऐसे कट करते हो तो इसकी पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है, यानी कि जो आपका ये m है ये किसके बराबर हो जाएगा, m/2। याद रखना भैया, m/2। ऐसे कट करते ही पोल स्ट्रेंथ जो पहले m थी उसकी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, m/2 हो जाएगी। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट m डैश कितना हो जाएगा, दैट इज m बटे में 2 गुणा में डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l। अब इस m गुणा में डिस्टेंस को क्या कहते हैं, कैपिटल M पहले वाला, ये वाला m, और बटे में क्या हो गया 2। यानी कि जैसे ही आप इस मैग्नेट को ऐसे कट कर देते हो तो नई जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। भाई याद रखना, वो आधा हो जाता है, याद रखना, क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरा मेथड इसके कटिंग का कैसा हो जाएगा, दूसरा मेथड इस कटिंग का कुछ ऐसा हो जाएगा, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, इसको यहां बीच से कट कर दिया। अब बीच से कट करते ही डिस्टेंस क्या हो गई, इनके बीच की आधी हो गई। आप देखिए ध्यान से, अब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या था, m इंटू 2l था। नया डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसकी पोल स्ट्रेंथ में तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि अब की बार ऐसे कट किया, पर लेंथ आधी हो गई है, दैट इज लेंथ डिस्टेंस है वो आधी हो गई है। तो डिस्टेंस क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस बटे में 2 हो गई। m गुणा में टोटल डिस्टेंस, इसको बोला था कैपिटल M बटे में 2। फिर से पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई, आधी हो गई है, फिर से पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई, आधी हो गई। तो आपको याद रखना है, अगर आप ऐसे कट करते हो तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ, वो आधी हो जाती है, इसके कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नया आधा हो जाता है। अगर आप ऐसे कट करते हो तो इसकी लेंथ आधी हो गई है, इसकी लेंथ आधी होने के कारण आपका नया डाइपोल मोमेंट आधा हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, तो याद रखना इस प्रकार से। अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, मान लिया जाए आपके पास एक मैग्नेट है, दैट इज साउथ पोल नॉर्थ पोल, और दूसरा मैग्नेट इसके ऊपर ऐसे लगा दिया, ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ, और कहेंगे इन दोनों के बीच की जो दूरी है दे देंगे कुछ 10-20, मैं इसको 12 बोल रहा हूं, इसको भी 12 बोल रहा हूं, यानी कि दो मैग्नेट सेम ले ली। हालांकि वो आपको दे सकते हैं इन दोनों के बीच 20 सेंटीमीटर, इसके बीच 20 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ इतनी, इसकी पोल स्ट्रेंथ इतनी, वो आपको बोल सकते हैं। अब कहेंगे रिजल्टेंट बताइए जरा क्या होगा इनका रिजल्टेंट। तो इनका रिजल्टेंट कैसे बताओगे, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट क्या होता है, डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, ये पहले की डायरेक्शन m1 की, इसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। इसी प्रकार साउथ से नॉर्थ दूसरे की, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m2 होगा। अब दो वेक्टर हो गए, दैट इज m2, और पहला वेक्टर हो गया m1। अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, नेट डाइपोल मोमेंट। और फार्मूला कौन सा लगेगा, दैट इज m इज इक्वल टू में m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 कोस थीटा। ये पता ही। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो यहां क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी, 0। तो नेट m कितना बचा, दैट इज अंडर द रूट m1 स्क्वायर प्लस में m2 का स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, अगर दोनों की दोनों सेम हो गए तो m1 और m2 की वैल्यू इक्वल हो गई। अगर सेम होते तो m1 इज इक्वल टू m2, दोनों इक्वल हैं तो उत्तर आ जाएगा √2m। ठीक है, उत्तर आ जाएगा √2m, दैट इज m नेट आ जाएगा। अगर अलग अलग होते तो वैल्यू पुट कर लीजिए। तो इस पे बनने वाले जो बेसिक क्वेश्चन है, जो आपको पजल कर सकते हैं, आपसे आ सकते हैं, वो 3 है जो आपको बता दी। चौथा एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं वो कैसे हो सकता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, ये रही, और इस मैग्नेट की लेंथ क्या है, L के बराबर है। इसकी पोल स्ट्रेंथ इन्होंने दे दी m के बराबर, पहले की m दूसरे की m। ये चौथा क्वेश्चन है जो मैं आज का करवा रहा हूं भाई। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, दैट इज m इंटू L, इस प्रकार से होगा, ये इसका डाइपोल मोमेंट। अब उसने कहा कि इसको हमने सर्कुलर आर्क में चेंज कर दिया इस तरह से, और जिस सर्कुलर आर्क की रेडियस जो है वो r के बराबर है, जो सर्कुलर आर्क में किया है उस आर्क की रेडियस जो है वो r के बराबर है। और इसके अब ये एक पोल ये बन गया साउथ, और दूसरा पोल ये बन गया नॉर्थ, ये बन गया, इस आर्क के बराबर है भैया, ये ऐसा बोल दिया।
मान लीजिए यहां पे एंगल भी दे रहा है, ये एंगल दे रहा है, मान लिया जाए 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ये अब हमें क्या चाहिए, इसके और इसके बीच की दूरी चाहिए, क्योंकि हमारा तो सीधा सा मेथड है कि हमें जब भी जहां पे जो चीज फाइंड आउट करनी है तो हमें चाहिए m, दैट इज पोल स्ट्रेंथ गुणा में डिस्टेंस बिटवीन देम। अब पोल स्ट्रेंथ पे ऐसे मोड़ने के बाद तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है ना, पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं। फर्क किस पे पड़ रहा है, डिस्टेंस पे। हमें डिस्टेंस किसके किसके बीच की चाहिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए। ये इसका सेंटर है, ये डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस चाहिए। अगर हम इसको एक वेक्टर क्वांटिटी मान ले r, इसी प्रकार इसको एक वेक्टर क्वांटिटी मान ले r, तो क्या होंगे, इसके दो हिस्से होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। ये टोटल 90 का था तो ये कितने का बनेगा, 45 का, और ये भी कितने का, 45 का। तो इस r के दो हिस्से, एक इस तरफ, दैट इज r sin 45, वेक्टर रूल लगा दिया। इसी प्रकार इस r का एक हिस्सा इस तरफ, जिसको हम कहेंगे r sin 45 डिग्री। इस r का दूसरा हिस्सा ये रहा r cos 45 डिग्री, और ये रहा r cos 45 डिग्री। समझ आ गया, यानी कि हमने इसके दो हिस्से किए। हमने इस एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो डिस्टेंस में काउंट ही नहीं हो रहा। डिस्टेंस में तो ये काउंट हो रहा है, मतलब ये प्लस में ये दोनों को मिला दो, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी मिला दोगे तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आ जाएगी। तो r sin 45, r sin 45 तो हो जाएगा 2r sin 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज 2 गुणा में r की वैल्यू r रहेगी, sin 45 की वैल्यू 1/√2। तो उत्तर आएगा कितना, r इंटू √2, क्योंकि इसको लिखा √2, एक से कैंसिल ये आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आ गई इसके और इसके बीच की, दैट इज द डिस्टेंस। ठीक है, परंतु हमारे पास तो लेंथ है, आर का तो जिक्र ही नहीं है, वो तो हमने मान के चले थे, लेंथ है हमारे पास। तो अब एक बात सोचिए, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब 1/4 हिस्सा, देखिए पूरे के पूरे सर्कल की अगर आप बात करते हो तो पूरे सर्कल में आपके पास 360 डिग्री का एंगल होता है, और एक हिस्सा कर दिया, 4 हिस्से कर दिए तो 90 डिग्री के बन गए। तो मतलब ये एक हिस्सा है। अगर ये पूरा सर्कल होता तो ये लेंथ किसके बराबर होती, 2πr के बराबर होती। पर ये कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। देख लो 90 के 4 बनते हैं, तो ये एक हिस्सा है, तो इसलिए हमने क्या कर दी 2πr/4। पता होगा ना, लेंथ पूरी सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। तो ये कैंसिल आउट कर दिया 2, तो l किसके बराबर हो गया, πr/2। अब इसको ऊपर लेके जाओ 2l बटे में क्या लेके आओ पाई, ये वैल्यू किसकी आ गई, r की वैल्यू आ गई, ये r की वैल्यू। इस r की वैल्यू को यहां रखो, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी बनेगी, दैट इज 2l भाग में पाई इंटू में √2। अब डिस्टेंस यहां रखो, दैट इज 2l इंटू रूट भाग में पाई, हो गया। अब इस m इंटू 2l, देखिए m इंटू 2l, ये 2l मान रखी यहां पे, 2l मान लो भैया, m इंटू 2l ना भी, 2l नहीं माननी हमने, l ही माननी है, 2l नहीं मान रखी, l ही माननी है, इसलिए l ही मान के चलो, l ही मानना है। तो m इंटू एल, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, m इंटू एल, इसकी जगह कैपिटल M, साथ में 2, साथ में √2 और बटे में पाई, ये क्या आ जाएगा, नया m डैश आ जाएगा इस प्रकार से। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है। ठीक है, हालांकि वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देता, अलग अलग बातें करता है, पर मैंने आपको जो बेसिक बात बताई उस पर चलना है। दोनों के बीच की दूरी हमेशा लेनी है। इस फॉर्म में कर दिया, 90 डिग्री का एंगल दे दिया, तो ये 45 का हो गया, इसका एक हिस्सा इस तरफ, एक हिस्सा इस तरफ हो गया। तो ये हो गया r sin 45, तो टोटल कितना बना, 2r sin 45। अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो मतलब ये चौथा हिस्सा है, तो l की वैल्यू से r की वैल्यू निकाली 2l/π। उस 2l/π को यहां रखो, यहां पे रखने के बाद डिस्टेंस को रखो, और डिस्टेंस को रखने के बाद आपके पास नया फार्मूला, और m इंटू एल की जगह कैपिटल M रख दो, m इंटू एल की जगह कैपिटल M। तो ये उत्तर आपका आंसर जो आपके सामने आके प्रस्तुत हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, आपको सारी बातें याद होनी चाहिए, कैसे क्या करना, आपको किस हिसाब से कौन सी बातें आपको अप्लाई करनी है। जब तक ये बातें आपको नहीं पता होंगी आप नहीं कर पाओगे। अब ये एंगल से लिया मैंने ये आपको टफेस्ट क्वेश्चन है, एक इसका इजी पर्सन भी बनता है इसी तरह का, उसमें केवल आपको क्या कहते हैं 2l/π = r आ जाएगा। इस r को डायरेक्टली यहां रखना होता है, तो 2l/π, m इंटू एल को m, उसका उत्तर आता है 2m/π। पर ये मैंने आपको एंगल से करवा दिया, जो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। तो ये 4 प्रश्न है जो आपके पेपर में बन सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी।
दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। जो बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं उसके बारे में बात बोल रहा है बार मैग्नेट के लिए, अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट हमें इसका देखना है। तो मैं यहां पे बता देता हूं, ये आपकी कोई बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, और मैंने कहा था इसका एक्सियल एक्सिस जो होता है वो इसके अलोंग होता है, ये रहा, ये मैंने आपको बताया था। अब एक्सिस वाला पॉइंट इसको भी मान सकते हो आप, और एक्सिस वाला पॉइंट इसको भी मान सकते हो। ये दोनों एक्सिस होंगे, आपका मन करे यहां लो, आपका मन करे यहां लो, एक्सिस वाला। अब मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा, एक्सिस वाला मान लीजिए ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से हमने यहां पॉइंट मान लिया, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी मान लो r, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी टोटल जो दूरी है वो कितनी है 12 है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी l, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी l होगी। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, वहां पे फार्मूला निकाला था 2kpr डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल का स्क्वायर, एक्सिस पे ये निकाला था। और इसी को शॉर्ट डाइपोल के लिए लिया था एक्सिस के ऊपर, तो इसको बना दिया था दैट इज 2kp डिवाइडेड बाय में r क्यूब। ये दो फार्मूले, ये एक्सिस के हैं दोनों, याद करके देखिए। ये तो पूरे डाइपोल के लिए था, ये शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का क्या कहने का मतलब होता है, हम कहते हैं कि ये जो 2l डिस्टेंस है इस r से बहुत छोटी है, यानी कि साउथ और नॉर्थ के बीच की दूरी बहुत कम है एज कंपेयर टू इन दोनों के बीच, इस सेंटर और इस पॉइंट के बीच की दूरी। मैंने आपको ये पहले भी बता रखी है बातें इस प्रकार से। तो हम इसको मैग्नेट में बदलना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस, तो एज इट इज 2 का 2, ये रहा, k का k। यहां क्या है, डाइपोल मोमेंट p है, इलेक्ट्रिकल है, तो मैग्नेटिक को किससे लिखते हैं, कैपिटल M से। r को r रखा बटे में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और इस पूरे होल का स्क्वायर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर आ जाएगा, एक्सिस पे आ जाएगा। किसी बच्चे का मन करता है निकालने का तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आप इसका वही फार्मूला लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का कर लो। इस पॉइंट के ऊपर इस नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, तो ये दूरी काउंट हो जाएगी। ये दूरी कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी r है, अगर इसमें से ये l माइनस कर दूं तो ये दूरी कितनी बचेगी, r माइनस l। फिर इस साउथ के कारण निकालेंगे यहां से यहां तक, तो ये कितनी हो जाएगी, दैट इज r प्लस l। ये सारी बातें आपको ध्यान से पता होनी चाहिए, ध्यानपूर्वक। फिर हम इसको कर देंगे शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कितना होगा, दैट इज 2km डिवाइडेड बाय में r का क्यूब। शॉर्ट डाइपोल कैसे होता है, दैट इज r स्क्वायर इज ग्रेटर 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 देन l स्क्वायर। तो r स्क्वायर बड़ा है l स्क्वायर, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, r स्क्वायर और स्क्वायर r पावर 4, एक r से कैंसिल, तो उत्तर आ जाएगा ये वाला। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो हमारे शॉर्ट डाइपोल का केस ये रहा, और इस एक्सियल पोजीशन का नाम, जो हम ये एक्सियल पोजीशन की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी एक्सिस की बात की हमने, तो जो इस एक्सियल पोजीशन की बात करते हैं इसको कहते हैं एंड ऑन पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। एंड ऑन पोजीशन इसका ही दूसरा नाम है, और तीसरा नाम है टेंजेंट ए पोजीशन। टेंजेंट ए पोजीशन, इसके तीन नाम होते हैं, या तो इसको एक्सिस बोलो, या एंड ए पोजीशन बोलो, या टेंजेंट ए पोजीशन बोलो। तीन नाम से इसको जाना जाता है, और बेसिकली आपको जानना है वो सारी बातें आपको ये पता होनी चाहिए। अगली बात है डायरेक्शन की, इसी के डायरेक्शन की, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है यहां पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, जो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन देखिए, यहां पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा उसकी डायरेक्शन तो इस तरफ होगी, दैट इज द B1। ठीक है, क्योंकि हम क्या रखते हैं हमेशा, यूनिट नॉर्थ पोल रखते हैं भाई, यूनिट नॉर्थ पोल। ठीक है, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाता था, वैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूनिट नॉर्थ पोल। और मैं आपको पहले भी एक बात कह चुका हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, जो भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आपको मिल जाए तो सबसे पहले उसकी डायरेक्शन को पता करना जरूरी होता है। जैसे हमने यहां पता किया, अब ये साउथ ईस्ट नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो B2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और दोनों से पता चला इसके कारण B1 इस तरफ, इसके कारण B2 अट्रैक्शन के कारण इस तरफ। अब ये है R माइनस एल और ये है R प्लस एल है। अब R माइनस एल हमेशा नीचे आता है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा होगा, क्यों होगा, B1 ग्रेटर देन B2 से, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो कम है, R माइनस एल है।
आर माइनस एल है तो क्या होना चाहिए, देखो उल्टा या सीधा देखते हैं तो मैं बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास एक फोर्स था जिसकी वैल्यू थी के इंटू माई एम डिवाइडेड बाय माई आर का स्क्वायर। ये कौन था, मैग्नेटिक फोर्स, जो आज प्रॉपर्टी में लिखवाया। अगर इसी की जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो मैं क्या कर सकता हूं, एफ बाय में एम। अब इसकी भी सिमेट्री बनानी पड़ेगी, दैट इज एफ इज इक्वल टू मैं क्या हूं इंटू बी, तो ऐसे ही एफ इज इक्वल टू मैं एम इंटू बी होता है। बी निकालना है तो एफ बाय एम, ये कर दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा के एम डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर, जिसमें आर की वैल्यू कम, क्योंकि यहां आर माइनस एल कम है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 ग्रेटर देन B2, तो डायरेक्शन वही जो B1 की डायरेक्शन, तो B1 की डायरेक्शन तो ये, और B1 की डायरेक्शन क्या, साउथ टू नॉर्थ, सेम एज डाइपोल, सेम एज डाइपोल। जो डाइपोल की डायरेक्शन है क्या है, साउथ से लेके नॉर्थ तक, वही डायरेक्शन इसकी होगी। तो इसलिए मैंने आपको बार बार एक ही बात कही है, सारी बातें इस तरह से प्रस्तुत आपके सामने कर रहा हूं मैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो डाइपोल की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, वही डायरेक्शन इस एक्सिस वाले मैग्नेटिक फील्ड की होगी। अब दूसरी बात करते हैं इक्वेटर वाले की। केवल आपको क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना है, वहां पे कोई डेरिवेशन नहीं करना। इसी को कहते हैं टेंजेंट बी पोजीशन, इसका दूसरा नाम होता है टेंजेंट बी पोजीशन, और इसका तीसरा नाम होता है ब्रॉड साइड पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन। इसके अलग अलग नाम है, टेंजेंट ए पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन, ये सभी नाम इसके अंतर्गत आते हैं, इसी में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब की बार हमने ये ले लिया मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, ये पॉइंट हो गया इक्वेटर, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इक्वेटर बोलते हैं। यहां पे हमने रख दिया यूनिट नॉर्थ पोल। आपको पता है कि हम डायरेक्शन को पता करने के लिए यूनिट नॉर्थ पोल रखते हैं। ये साउथ इस नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन किसकी, B1 की। ये दूरी L, ये दूरी L, और ये दूरी हमेशा क्या मानते हैं, R। तो ये दूरी क्या बनेगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर द रूट। इसी प्रकार ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये B2 मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो ये आ गया B नेट, ये B1 ये B2, दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, B नेट हो गया। अब इस B नेट की डायरेक्शन क्या है, इस B नेट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। डाइपोल की डायरेक्शन के उल्टा है। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या है, साउथ से नॉर्थ, और इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ, तो इसके बिल्कुल क्या हो गया, उल्टा हो गया। ध्यान से देख ले, ये डायरेक्शन एक एक नंबर में क्वेश्चन आए हुए एमसीक्यू के रूप में, जो भी, और एनसीईआरटी के अंदर अलग से मेंशन है ये चीजें, इसलिए आपको बताया जा रहा है। अब जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में आपको करवाया था KP डिवाइडेड बाय में, ऐसे KP डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर होल पावर 3/2, और यहां पे था R, दैट इज दिस प्रकार से, ठीक है। तो 3/2 R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर होल पावर, ये पूरा आ गया था भाई, यहां R नहीं आएगा। और शॉर्ट डाइपोल के लिए यही इक्वेटर पे कितना बन गया था, दैट इज KP डिवाइडेड बाय में R का क्यूब। शॉर्ट डाइपोल के केस में R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, तो R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, R क्यूब हो गया इस प्रकार। अब इसी को मैग्नेटिक फील्ड में बदलना चाहते हैं इक्वेटर के ऊपर, तो क्या होगा, K को K लिखो, M को M लिखो, P की जगह M, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मैग्नेटिक, बटे में यहां पे दैट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 3/2, और इसी को शॉर्ट के लिए लिखोगे, दैट इज शॉर्ट डाइपोल, उसके लिए कन्वर्ट कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज B इक्वेटर, दैट इज KM डिवाइडेड बाय में R क्यूब, ये हो गया इस प्रकार। ये इलेक्ट्रिकल वाले थे जो आपको याद दिला रहा हूं, और उससे हमने ये बना दिया मैग्नेट वाले जो आपको बता दिए गए। इसका भी ऐसे ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण निकाल के, और दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो टोटल एंगल दोनों के बीच कितना बन रहा है, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच 2 थीटा। तो क्या लगाओगे, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस में 2B1 B2 कोस 2 थीटा, वही लगाना आपको, सेम बातें। तो ये आपके पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की बातें हो गई, ठीक है। इसके डायरेक्शन की बात हो गई। अब ध्यान से देखिए जरा, एक्सिस के ऊपर जो निकाला है वो कितना आया था, 2km डिवाइडेड बाय में R का क्यूब, और जो इक्वेटर पे निकाला है उसका कितना आया है, दैट इज km डिवाइडेड बाय में R क्यूब। तो km से km कैंसिल, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, तो जो एक्सिस पे है और जो इक्वेटर पे है उन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा।
ये भी एक बार फॉर्म पूछी गई थी एग्जाम में, ये भी पूछे जाते। सब वो बातें हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, कहीं ना कहीं जरूर आके आपके सामने खड़े हो जाते हैं। तो सारी बातें वही आपको करवाई जा रही, वही बताई जा रही। तो ये पूरा इसका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट था जो आपको बताया गया। बिल्कुल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट में कोई डेरिवेशन आपको नहीं करना है। अगर किसी का मन करता है तो सेम एज इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह इसके डेरिवेशन होते हैं। न्यूमेरिकल जो थे वो साथ साथ मैंने करवा दिए। अब इसका एक न्यूमेरिकल जो मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है भाई, ये मैं आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। द बार मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 0.4 घोष दे रखा है इतना। फाइंड आउट द अर्थ डाइपोल मोमेंट, अर्थ का डाइपोल मोमेंट बताना मतलब m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अर्थ का डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है और आपको ये दे रखी है घोष, और एक घोष की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। आपको ये पहले भी करवाया गया था। 1 घोष इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ घोष। मैं इसको लिखवाता हूं बार बार, और ये भी यूनिट होती है, इसको चेंज किया जा सकता है ऐसे। तो ये क्या होगा, b बन के आएगा दैट इज 0.4 गुणा में 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ये आ गया। ठीक है। बार एट द इक्वेटर इज फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली, अब इक्वेटर पे दे रखा है तो इक्वेटर वाला लगा दो। इक्वेटर वाला क्या था, km डिवाइडेड बाय में d का क्यूब, यही तो था। अब हमें m की वैल्यू पता करनी है इक्वेटर पे भी, दैट इज 0.4 गुणा में 10⁻⁻⁴। ठीक है भैया। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस के बिना आप इसको सोल्व कैसे करोगे। समस्या ये है कि हमें क्या चाहिए, अब डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस जो हो जाएगी, हमने मान लिया कि वो अर्थ के सेंटर पे रखा हुआ है। सपोज कीजिए हमारी पूरी अर्थ है और इसके अर्थ के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके इक्वेटर का पॉइंट तो ये हो गया। तो पूरी अर्थ का रेडियस क्या होता है, आर होता है। तो ये जो रेडियस है वही तो डिस्टेंस बन गई। ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस ये होगी, तो ये इक्वेटर हो गया, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रकार से मैग्नेटिक डायपोल इसके इक्वेटर पे, तो जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ होगी, यानी कि 6400 किलोमीटर। तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ और पूरा स्क्वायर। 6400 किलोमीटर को मीटर में बदलो, उसका क्यूब करना भैया, उसका क्या करना है, उसका क्यूब करना है। और गुणा में क्या आ जाएगा, m, सॉरी उल्टा कर दिया भाई, सिस्टम ही उल्टा हो गया, दोबारा से करके दिखा देता हूं। d किसके बराबर हो गया, r के बराबर, जिसको क्या लिखेंगे हम, 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलना आपका काम है। तो हो जाएगा 1 2 3, तो 6.4 गुणा में 10⁻⁶ मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 ये 1000 ये, तो 10⁻⁶। अब m निकालना है तो ये हो जाएगा b इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाय में k। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। डी क्यूब की वैल्यू कितनी है, 6.4 इंटू 10⁻⁶ का क्यूब, और बटे में क्या, k की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4 पाई गुणा में 10 की शक्ति -7। दैट इज द m, ये m आ गया भैया। और डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल अभी अभी आपको लिखवाई थी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़िएगा और अपने अंदर जो है इन भावनाओं को उत्पन्न कीजिएगा। धन्यवाद।